राजस्थान सुनते ही मन में वो थार रेगिस्तान की सुनहरी रेत और शायद पानी की कमी का ख्याल आता है ना। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज हम इसी प्रदेश के एक ऐसे पहलू पर बात करेंगे जो शायद उतना चर्चित नहीं पर है बेहद जरूरी। यहाँ का अपना एक जटिल और अनोखा जल प्रवाह तंत्र, यानी नदियों और झीलों का जाल। बिल्कुल। और ये सिर्फ पानी बहने के रास्ते नहीं है, ये रास्ते तो राजस्थान के भूगोल, यहाँ की अर्थव्यवस्था और मतलब लोगों के जीवन को एक खास आकार देते हैं। अच्छा जी। इन स्रोतों को देखने पर यह पता चलता है कि इस पूरी कहानी के यूं समझिए केंद्र में है अरावली पर्वतमाला। अरावली, हाँ, जो एक तरह से राजस्थान की जल नियंत्रक है। तो आज हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम राजस्थान के इसी अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। जी, कैसे अरावली एक महान जल विभाजक का काम करती है, कौन सी नदियां किधर बहती हैं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या कहीं बीच में ही रह जाती हैं। और कुछ ऐसी दिलचस्प बातें निकालेंगे जो शायद चौंका दें। कोशिश यही रहेगी कि इस जटिल विषय को आसान शब्दों में सामने रखा जाए। अरावली कैसे पानी का बंटवारा करती है और ये बंटवारा राज्य के अलग अलग हिस्सों को कैसे प्रभावित करता है, इसी पर ध्यान देंगे। तो चलिए सबसे पहले अरावली की ही बात करते हैं। इसे राजस्थान का मुख्य जल विभाजक कहा गया है। सुनने में तो भारी शब्द है, लेकिन इसका मतलब क्या है जमीनी स्तर पर? सोचिए, अरावली एक लंबी दीवार की तरह राज्य के बीच से गुजरती है। जब मानसून आता है तो ये पर्वत श्रृंखला तय करती है कि बारिश का पानी किस दिशा में बहेगा। इसके पूर्वी ढलानों पर जहां ज्यादा बारिश होती है वहां से निकलने वाली नदियां बड़ी होती हैं, पानी ज्यादा होता है और वो बहती हुई गंगा यमुना सिस्टम के जरिए बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने का रास्ता बनाती हैं। अच्छा, जैसे चंबल और बनास। हाँ बिल्कुल, जैसे चंबल, बनास। और पश्चिमी ढलानों का क्या, जहां वो रेगिस्तान वाला हिस्सा है, वहाँ बारिश कम होती है, तो पश्चिमी ढलानों से निकलने वाली नदियां अक्सर छोटी बरसाती होती हैं। अच्छा। कुछ नदियां पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर की तरफ जाती हैं, जैसे लूनी या माही। लेकिन कई नदियां ऐसी भी हैं जो इतनी छोटी या कम पानी वाली होती हैं कि वे समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती। मतलब वहीं राज्य के अंदर ही? हाँ, राज्य के अंदर ही, रेगिस्तान में या किसी झील में समा जाती हैं। तो अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये राजस्थान के पानी का भाग्य तय करने वाली एक बहुत बड़ी ताकत है। अच्छा, तो इसी बहाव की दिशा के आधार पर ये वर्गीकरण किया गया। हमारे स्रोतों में बताया गया है कि राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा जा सकता है। वो कौन कौन से हैं? हाँ, 3 मुख्य भाग है। पहला, अरब सागर अपवाह तंत्र। इसमें वो नदियां आती हैं जो अपना पानी किसी न किसी तरह अरब सागर तक ले जाती हैं। ठीक है। ये राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 17% हिस्सा है। 17%? जी। दूसरा, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। यह लगभग 23% क्षेत्र को कवर करता है। इसमें वो नदियां शामिल है जो अरावली के पूर्व से निकलकर यमुना या गंगा में मिलकर अपना पानी बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाती हैं। 23%? हाँ। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा मतलब चौंकाने वाला है, वो है आंतरिक प्रवाह अपवाह तंत्र। आंतरिक प्रवाह? जी, ये राज्य के लगभग 60% हिस्से पर फैला है। 60%? मतलब राजस्थान का आधे से ज्यादा पानी समुद्र तक पहुंचता ही नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। ये तो वाकई में रेगिस्तानी राज्य की छवि के साथ एक विरोधाभासी और महत्वपूर्ण तथ्य है। चलिए अब इन तीनों तंत्रों और उनकी मुख्य नदियों को थोड़ा करीब से जानते हैं। शुरुआत अरब सागर तंत्र 17% से करते हैं। कौन सी नदियां हैं इसमें? अरब सागर तंत्र की 4 मुख्य नदियां हैं, माही, लूनी, साबरमती और पश्चिमी बनास। माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास। जी। हमारे स्रोतों में इनको याद रखने का एक मजेदार सूत्र भी दिया गया है, माँ लू सोजा नहीं तो सांप खा जाएगा। मालू सोजा नहीं तो सांप खा जाएगा। ये सूत्र याद रखने में तो मजेदार है, पर कहीं ये नदियों की असली भौगोलिक जटिलताओं को ज्यादा सरल तो नहीं बना देते? हाँ, वो तो है, ये बस एक याद रखने का तरीका है। खैर, माँ से शुरू करते हैं। इसकी क्या कहानी है? माही नदी खास है। ये निकलती तो मध्य प्रदेश के विंध्याचल से है, लेकिन राजस्थान में बांसवाड़ा के खांदू गांव से घुसती है। अच्छा, एमपी से? जी। फिर दक्षिण राजस्थान में बहते हुए एक बड़ा सा यू टर्न लेती है और गुजरात में जाकर खंबात की खाड़ी में अरब सागर से मिल जाती है। यू टर्न? हाँ। लेकिन इसकी सबसे अनूठी बात जो इसे दुनिया की कुछ गिनी चुनी नदियों में शामिल करती है वो ये है कि यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक मिनट, क्या कहा? कर्क रेखा को 2 बार? मैंने तो कभी ऐसा सुना ही नहीं। ये कैसे संभव होता है भूगोल में? मतलब नदी बहते बहते मुड़कर फिर उसी अक्षांश रेखा को पार करती है। क्षेत्र का ढलान और भू आकृति कितनी विशिष्ट है। शायद इसी अनोखेपन और महत्व के कारण इसे स्थानीय रूप से वागड़ की गंगा, हाँ सुना है, आदिवासियों की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा जैसे नाम दिए गए हैं। ये नाम सिर्फ उपमाएं नहीं, ये उस क्षेत्र के जीवन में इस नदी के गहरे असर को दिखाते हैं। और इसकी सहायक नदियां, क्या उनके लिए भी कोई सूत्र है? हाँ, सहायक नदियों के लिए भी एक ट्रिक है। ए अन्ना चारपाई में सो जा। ए अन्ना चारपाई में सो जा? हाँ, ए से एराव, अन्ना से अनास, चारपाई से चांप, सो से सोम और जा से जाखम। सोम और जाखम इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। अच्छा। और हाँ, माही पर बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में माही बजाज सागर बांध भी बना है, जिसे हमारे स्रोत राजस्थान का सबसे लंबा बांध बताते हैं। सबसे लंबा बांध? जी। ये बहुउद्देशीय परियोजना इस नदी के महत्व को और बढ़ा देती है। वाकई माही की कहानी तो अनोखी है। अब माँ लू सोजा वाले सूत्र की दूसरी नदी लूनी, लू पर आते हैं। सुना है इसकी कहानी शायद और भी नाटकीय है, क्योंकि अपना चरित्र बीच रास्ते में ही बदल लेती है। हाँ, लूनी नदी की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं। ये अजमेर के पास नाग पहाड़ से निकलती है। नाग पहाड़, अजमेर? जी। फिर नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिलों से गुजरती है, लेकिन अरब सागर तक नहीं पहुंच पाती। गुजरात में कच्छ के रण के दलदली इलाके में जाके खो जाती है। कच्छ के रण में? समुद्र तक नहीं? नहीं, लेकिन इसकी सबसे मशहूर खासियत है इसका पानी। वही मीठे से खारा हो जाने वाली बात। ये कैसे होता है? सिर्फ भूगोल पानी का स्वाद बदल देता है? बिल्कुल। बालोतरा, जो अब नया जिला है, पहले बाड़मेर में था, वहां तक इसका पानी मीठा होता है, पीने लायक। लेकिन बालोतरा के आगे जैसे ही ये थार मरुस्थल के रेतीले और लवणिया मतलब नमकीन मिट्टी वाले इलाके में प्रवेश करती है, इसका पानी खारा होने लगता है। लेकिन क्यों? क्या रेगिस्तान की मिट्टी में इतना नमक होता है? हाँ, उस क्षेत्र की मिट्टी में लवणता ज्यादा है, साथ ही वहाँ बारिश कम होती है और गर्मी के कारण वाष्पीकरण मतलब इवेपोरेशन बहुत तेज होता है। अच्छा। तो होता यह है कि नदी का पानी कम होता जाता है और जमीन का नमक उसमें घुलता जाता है, जिससे पानी खारा हो जाता है। ये इस बात का सटीक उदाहरण है कि कैसे किसी नदी का पानी सिर्फ उसके उद्गम पर ही नहीं बल्कि उसके रास्ते की जमीन, मिट्टी और जलवायु पर भी निर्भर करता है। ये मीठे से खारा होला वाकई कमाल है। इसका मतलब बालोतरा के बाद इस नदी पर निर्भर रहने वाले समुदायों या खेती को पानी इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल अलग तरीके अपनाने पड़ते होंगे। निश्चित रूप से खारे पानी का उपयोग सीमित हो जाता है, खासकर पीने और पारंपरिक खेती के लिए। ये उन समुदायों के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब इसकी सहायक नदियों की बात करें तो लिलड़ी, सूखड़ी, बांडी, मीठड़ी, जवाई, सगाई प्रमुख है। काफी सारे हैं। जी, लेकिन इनमें जोजड़ी थोड़ी अलग है। ये लूनी की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है और इसका
उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं बल्कि मैदानी इलाके से होता है। अच्छा, ये अरावली से नहीं निकलती? नहीं, ये भी एक दिलचस्प भौगोलिक तथ्य है। और जालोर में इसके बहाव क्षेत्र को स्थानीय भाषा में रेल या नेड़ा कहते हैं। रेल या नेड़ा, ठीक है जी। तो ये था अरब सागर में जाने की कोशिश करने वाली नदियों का तंत्र। अब बंगाल की खाड़ी की ओर रुख करते हैं, जो लगभग 23% हिस्से को कवर करता है। इन नदियों के लिए भी कोई सूत्र है? हाँ, इसके लिए भी एक सूत्र प्रचलित है। ब क ख ग चंपक। जी, यहाँ ब से बनास, बेड़च, बाणगंगा, क से कोठारी काली सिंध, ख से खारी, ग से गंभीर, च से चंबल, प से पार्वती। अच्छा, इसमें चंबल का नाम तो बहुत जाना पहचाना है, क्या खासियत है इसकी? चंबल शायद राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ये मध्य प्रदेश में इंदौर के पास जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है। फिर एमपी से? हाँ, और राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ के पास 84गढ़ से प्रवेश करती है। फिर ये कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों से बहती हुई उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है और यमुना आगे गंगा में। काफी लंबा सफर है। जी, और सबसे बड़ी बात, चंबल राजस्थान की एकमात्र 12 मासी नदी है, यानी इसमें लगभग साल भर पानी रहता है। एकमात्र 12 मासी नदी, मतलब राजस्थान की बाकी ज्यादातर नदियां मौसमी है। हाँ, अधिकतर। ये तो चंबल को बहुत अहम बना देता है, खासकर पानी की कमी वाले राज्य में। बिल्कुल, इसीलिए राज्य का सर्वाधिक सतही जल, सरफेस वाटर जिसे कहते हैं, इसी नदी में पाया जाता है। अच्छा। और इसी पानी का उपयोग करने के लिए इस पर कई बड़े बांध बनाए गए हैं। गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में है, और फिर राजस्थान में राणा प्रताप सागर, रावत भाटा, जवाहर सागर, कोटा और कोटा बैराज कोटा। 4 बड़े बांध। जी, ये बांध सिंचाई और बिजली उत्पादन के बड़े केंद्र हैं। कहा जा सकता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बांध इसी नदी पर है। और वो मशहूर चूलिया जलप्रपात, वो भी इसी नदी पर है। जी हाँ, भैंसरोडगढ़ के पास चंबल नदी ही राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात बनाती है। अच्छा। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में बनास, काली सिंध, पार्वती, कुनू, कुराल शामिल है। बनास इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तब ब ख ग चंपक वाले सूत्र में ब यानी बनास की बात करते हैं। इसे वन की आशा भी कहा जाता है ना? ये नाम क्यों पड़ा? सही, बनास नदी राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के पास खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। राजसमंद से। जी, इसे वन की आशा या होप ऑफ द फॉरेस्ट शायद इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये ज्यादातर ऐसे क्षेत्र से बहती है जो अपेक्षाकृत शुष्क है और वहां के जीवन और वनस्पति के लिए ये नदी एक उम्मीद की तरह है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी भौगोलिक पहचान ये है कि ये पूरी तरह से राजस्थान के भीतर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अच्छा, पूरी तरह से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। हाँ। ये चंबल से अलग कैसे है? चंबल राजस्थान में बहती जरूर है, लेकिन वो मध्य प्रदेश से आती है और उत्तर प्रदेश में जाती है। हाँ, सही। बनास निकलती भी राजस्थान से है और खत्म भी राजस्थान की सीमा में ही हो जाती है, मतलब चंबल में मिलकर। इसलिए पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है। समझ गया। और एक और महत्वपूर्ण बात, इसका जल ग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया, जितने इलाके का पानी इसमें आता है, वो राज्य की सभी नदियों में सबसे बड़ा है। ये सवाई माधोपुर में रामेश्वरम नामक पवित्र स्थान पर चंबल में मिल जाती है। रामेश्वरम, सवाई माधोपुर। जी। और इस वन की आशा पर भी कोई बड़ा बांध है जो लोगों की उम्मीदें पूरी करता हो? हाँ, बिल्कुल। टोंक जिले में इस पर बीसलपुर बांध बना है। बीसलपुर, काफी सुना है इसके बारे में। जी, ये बांध सिर्फ टोंक ही नहीं बल्कि जयपुर और अजमेर जैसे बड़े शहरों की प्यास बुझाने और आसपास के इलाकों में सिंचाई के लिए जीवन रेखा बन गया है। अच्छा। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं बेड़च, कोठारी, खारी, डाई, मुरेल, मासी। इनमें कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में मेजा बांध बना है जो भी काफी महत्वपूर्ण है। मेजा बांध कोठारी नदी पर। जी, और यहीं पर त्रिवेणी संगम की बात भी साफ कर देना जरूरी है। हमारे स्रोत बताते हैं कि कई बार अलग अलग संगमों का जिक्र आता है, जैसे रामेश्वरम घाट, सवाई माधोपुर पर बनास, चंबल और सीप नदियों का संगम। हाँ। प्रतियोगी परीक्षाओं या सटीक जानकारी के लिए ये जरूरी है कि हम उन्हीं संगमों को माने जो प्रमाणिक और सत्यापित है। बिल्कुल सही बिंदु, स्पष्टता जरूरी है। चलिए अब उस तंत्र पर आते हैं जो राजस्थान की भूगोल की सबसे अनोखी कहानी कहता है, आंतरिक प्रवाह अपवाह तंत्र, जो राज्य के 60% हिस्से पर फैला है। जी हाँ, सबसे बड़ा हिस्सा। ये वो नदियां हैं जो किसी सागर या खाड़ी तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। इन्हें याद रखने का क्या तरीका है? इसके लिए भी एक सूत्र दिया गया है, काका रूसा घर में। काका रूसा घर में। यहाँ काका से काकनी या काकनीय नदी, रू से रूपनगढ़, सा से साबी, घर से घग्घर और में से मेंथा नदी। ठीक है, इसमें घग्गर यानी घर नदी के बारे में क्या खास है? इसे तो मृत नदी भी कहते हैं। हाँ, घग्घर नदी की कहानी दिलचस्प और थोड़ी उदास भी है। ये निकलती है हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों से, यानी हिमालय के पास से। हिमाचल से हाँ, राजस्थान। जी हाँ, फिर पंजाब और हरियाणा होते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी नामक जगह से प्रवेश करती है। ये राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी? जी, लेकिन इसे मृत नदी या नट नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि आज ये अपने प्राचीन रास्ते पर पूरी तरह नहीं बह पाती और अक्सर हनुमानगढ़ के पास भटनेर के रेगिस्तान में ही खो जाती है। मृत नदी, नाम सुनकर लगता है जैसे किसी पुरानी भव्य कहानी का अवशेष हो। क्या ये हमेशा से ऐसी थी? माना जाता है कि प्राचीन काल में ये एक विशाल नदी थी, शायद पौराणिक सरस्वती नदी का ही एक रूप जो समुद्र तक जाती थी। सरस्वती नदी? हाँ, ऐसी मान्यता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन और भौगोलिक बदलावों के कारण अब ये एक बरसाती नदी बनकर रह गई है। हाँ, कभी कभी बहुत ज्यादा बारिश होने पर इसका पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। अच्छा। जो इसकी पुरानी ताकत की एक झलक दिखाता है। अब कांतली नदी, ये काका रूसा घर में सूत्र में तो नहीं थी, पर आंतरिक प्रवाह की एक महत्वपूर्ण नदी है शायद। हाँ, कांतली भी महत्वपूर्ण है। इसका उद्गम सीकर जिले की खंडेला पहाड़ियों से होता है। सीकर से? जी, ये सीकर और झुंझुनू जिलों में बहती है और फिर चूरू जिले की सीमा के पास रेगिस्तान में विलीन हो जाती है। ये पूर्णतः बरसाती नदी है। ये भी रेगिस्तान में खो जाती है? हाँ, इसके बहाव क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं और ऐतिहासिक रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रसिद्ध गणेश्वर सभ्यता, हाँ, गणेश्वर सभ्यता, जो तांबे के औजारों और कलाकृतियों के लिए जानी जाती है, इसी नदी के किनारे फली फूली थी। मतलब ये नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि हजारों साल पहले सभ्यताओं के विकास का आधार भी थी। बिल्कुल। और सांभर झील, वो भी तो इसी आंतरिक प्रवाह का हिस्सा है। बिल्कुल, सांभर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये अपने आप में एक बड़ा आंतरिक अपवाह बेसिन है। बेसिन है? जी, इसमें कोई एक नदी नहीं बल्कि कई छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं और अपना पानी इसी झील में छोड़ देती हैं। इनमें प्रमुख है मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। अच्छा,
ये सूत्र वाले नाम आगे मेंथा और रोपणगढ़। हाँ, इनमें से मेंथा नदी जयपुर के मनोहरपुर से निकलकर सीधे सांभर में गिरती है और माना जाता है कि ये झील में सबसे ज्यादा नमक लाने वाली नदी है। सबसे ज्यादा नमक मेंथा से, ऐसी मान्यता है। तो ये वो नदियां हैं जिनका पानी राजस्थान की मिट्टी में ही जज्ब हो जाता है। ये 60% का आंकड़ा अब और भी ज्यादा मायने रखता है। अच्छा, अंत में कुछ और जरूरी बिंदु जो हमने इस चर्चा में बिखेरे उन्हें एक जगह समेट लेते हैं। हाँ, कुछ मुख्य बातें जो ध्यान रखने लायक है। बताइए। पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियां कोटा संभाग में है। कोटा संभाग, वहीं बीकानेर और चूरू दो ऐसे जिले हैं जहाँ कोई नदी नहीं बहती। कोई नदी नहीं, बीकानेर और चूरू। जी, सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर है माही नदी पर। हाँ, ये हमने बात की थी। लेकिन सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है 81 मीटर जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में। सबसे ऊंचा जाखम। जी, चंबल एकमात्र बारामासी नदी है और इस पर चुलिया जलप्रपात है। सही। बनास पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। लूनी बालोतरा के बाद खारी हो जाती है और जालौर में इसका बहाव क्षेत्र रेल या नेड़ा कहलाता है। रेल या नेड़ा। और मेजा बांध कोठारी नदी पर है। ठीक है। ये कुछ मुख्य बिंदु है। तो ये थी राजस्थान के अफवाह तंत्र की हमारी पड़ताल उन स्रोतों के आधार पर जो हमारे पास थे। कितना दिलचस्प है कि जिस राज्य को हम अक्सर सूखे और रेगिस्तान से जोड़ते हैं वहाँ पानी के बहाव के 3 अलग अलग सिस्टम मौजूद हैं। जी हाँ। कुछ नदियां पश्चिम में अरब सागर की ओर जाती हैं, कुछ पूर्व में बंगाल की खाड़ी की ओर, और सबसे बड़ा हिस्सा मतलब 60% उन नदियों का है जो अपना सफर राज्य के अंदर ही खत्म कर लेती हैं। सही कहा। माही का कल्क रेखा को 2 बार काटना, लूनी का रास्ते में अपना स्वाद बदलना, चंबल का साल भर बहना, बनास का सिर्फ राजस्थान में ही सबसे लंबा होना और घग्घर जैसी नदी का अमृत कहलाना, ये सब मिलकर राजस्थान के पानी की एक बहुत ही विविध और जटिल तस्वीर बनाते हैं। और ये पूरी तस्वीर दिखाती है कि कैसे अरावली की दीवार और थार की जमीन यहाँ के पानी के हर पहलू को नियंत्रित करती है। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार छोड़कर जाते हैं। हाँ। जब हम देखते हैं कि राजस्थान का 60% अफवाह तंत्र आंतरिक है, जहाँ नदियां समुद्र तक पहुंचने से पहले ही जमीन में समा जाती हैं या भाप बन जाती हैं और घग्घर जैसी प्राचीन नदी आज मृत नदी कहलाती है, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये सिर्फ भूगोल है या ये बदलते हुए पर्यावरण और जलवायु का भी संकेत है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, भविष्य में पानी की बढ़ती जरूरत को देखते हुए इस विशाल आंतरिक प्रवाह वाले जल संसाधनों का, चाहे वो सतह पर हो या जमीन के नीचे और